जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करा है। सबसे पहले एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ईसीजी के लिए तो बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत दिन पहले भी आप लोगों ने वर्कशॉप शायद किए हों, काफ़ी दफ़ा आपने अपने सुना है, पढ़ा भी होगा, लेकिन ईसीजी समझ में नहीं आती। ऐसा ही है ना, उसकी वजह क्या है? आज आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं करें कि आप लोगों को ईसीजी इतनी समझ में आ जाए कि आप किसी की जान बचाने में हेल्प कर सकें। अगर 2020 का डेटा लें तो 19 मिलियन पीपल्स सिर्फ हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है, और 2023 का जो लास्ट डेटा आया है तो 24 मिलियन पीपल जो है वो हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है, और 2030 में जो डाटा आ रहा है वो तकरीबन 26 मिलियन पीपल जो हैं वो हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि हमें इतना जो एक सिवियर फॉर्म ऑफ जो एक मॉर्टेलिटी बढ़ती जा रही है उसको हम कम कर सकें? उसके लिए हमने कुछ सोचा है कि किस तरीके से हम इस मॉर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। मेन चीज जो डेटा में प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जितना भी डेटा हमें मिल रहा है वो एक लिमिटेड पॉपुलेशन से आ रहा है। वो लोग जहाँ पे हम कोई स्टडी करने जाते हैं, डेटा जमा करने जाते हैं, तो डेटा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन का, बहुत से स्लम एरियाज, वो तो डॉक्टर के पास जाते नहीं। क्या हम उनका डेटा जमा करने जाते नहीं जाते? जितनी भी वैक्सीनेशन चलती हैं, जितनी भी हमारे कैंप चलते हैं, हाइपरटेंशन कैंप हो रहा है, अब हम डायबिटीज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक मखसूस पॉपुलेशन तक ही हमारा मैसेज जाता है, और एक खास तबका जो कि डॉक्टर के पास जाना तो दूर, वो सिर्फ दम दुरुद के वालों के पास जाते हैं, या वो हकीम साहब से जाके पक्की खा लेते हैं, ठीक है, और जब खराब होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डेटा अनफॉर्चुनेटली जो पॉपुलेशन का एक मेजर पार्ट है, हम तो सिर्फ अपने कराची के लोगों को देख रहे हैं ना, गुलशन इकबाल को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, जो हमारा जो सिंध का रूरल एरियाज है, जो बलूचिस्तान का है, सिंध पंजाब का रूरल एरियाज, वो पॉपुलेशन में ह्यूज अमाउंट रखते हैं ना, उन तक हमारा मैसेज पहुंच ही नहीं पाता। तो मैं एक स्टडी एक चीज़ स्टार्ट की कि हम आम लोग जो है ना कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स, बल्कि जो हमारे स्टाफ हैं, जो आम पॉपुलेशन, उन्हें इतना मैसेज दे दें कि शायद वो किसी एक की जान बचाने में हेल्प कर सकें। लेकिन जो क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो गुनाह सवाब इस चीज़ें तो होंगी, लेकिन शायद अगर हमने किसी एक की भी जान बचा ली ना तो वो सब चीज़ों पर मान लेंगे, किसी एक की भी इंसान की हमने जान बचाई, और जान बचाने के लिए सिर्फ यही कह देना कि यार तुम्हें तो बड़ा हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर के पास चले जाओ। अनफॉर्चुनेटली ये भी देखने वाला MBBS करे हुए स्टूडेंट्स भी, उनको ये नहीं पता होता कि यार ईसीजी किस तरह देखनी है। एटलीस्ट STEMI, ST एलिवेशन MI, उसको तो विंडो पीरियड बहुत छोटी होती है, उसमें तो आपने पेशेंट को देखते कहना है भाई आपने इसी प्रोटोकॉल लेना है, और 90 मिनट्स, अब जो हमारा अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी उनका कहता है कि 90 मिनट्स में उसकी एंजियोप्लास्टी कर देंगे, वो बच्चे बंदे की जान बच जाएगी। कितने हम डेली बेसिस पे सोशल मीडिया में वीडियोस देख रहे हैं, कितने हम डेली पे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इवन क्या वो यंग बंदा था अचानक बस वो चीनी में दर्द वो खत्म हो गया, क्यों कि वो डायग्नोज ही नहीं हुआ। तो दो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि छोटे से छोटा भी अगर वो रिस्क फैक्टर है, छोटे से छोटा भी, तो आपने उसको पर काम करना है कि यार ये मुझे 27 साल की उम्र में कैसे हो गया। एक 28 साल का लड़का है या 28 साल की लड़की, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ये इज इट नॉर्मल नहीं है। तो मैं तो अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनको मैसेज दे रहा हूँ, देखो अगर आपको ब्लड प्रेशर आया पता चल गया है तो ये तो आपका दोस्त है, क्यों कि ये फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक होने से बचा रहा है, ये आपको बता रहा है कि भाई देखो बॉडी आपकी स्ट्रेस में है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इसका कोई रिवर्सिबल फैक्टर है। आजकल की यंग जनरेशन जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रही है, नहीं तो पूरी पूरी रात जा रहे हैं, ऐप से जो है ना फूड ऑर्डर कर रहे हैं, रात के खाने का इधर दोबारा खाना खा रहे हैं, डाइट की हैबिट खराब है, नींद पूरी नहीं हो रही है, रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई मरीज अर्ली डायग्नोज हो जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या उसकी शुगर ज़्यादा है, तो भाई वो तो अच्छी चीज़ है कि उसको पता चल गया कि मेरी बॉडी स्ट्रेस में थी। वही पेशेंट कल को आएगा हार्ट अटैक के साथ, वो तो बेचारा उसकी तो लाइफ की कुछ भी नहीं बचा, हार्ट अटैक हो गया, फालिज हो गया। अब जितनी मरीज मेरे आते हैं मैं कह रहा हूँ देखो मैं तुम्हें हार्ट अटैक से हूँ, मैं तुम्हें शुगर का इलाज नहीं कर रहा, मैं ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वो स्टेज से बचा रहा हूँ कि अल्लाह ना करे तुम्हें जब फालिज हो जाए और एक साइड तुम्हारी पैरालाइज हो जाए, तुम बिस्तर पे लेटे हुए हो, पैम्पर में तुमने पॉटी की हुई है, कोई चेंज कराने वाला नहीं, थोड़े अर्से बाद घर वाले भी नहीं पूछते, ठीक है। तो इसलिए इसको सीरियस लेने की जरूरत है। तो कहते हैं ब्लड प्रेशर तो क्या हुआ, शुगर है तो क्या हुआ। आज सुबह मेरा पेशेंट आया था 10 का उसका HbA1c था, ठीक है, 10 का HbA1c मतलब है कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, लेकिन वो नॉन सीरियस, अरे डॉक्टर साहब कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो मैंने कहा जाके अच्छा चलो वार्ड में मैं दिखाता हूँ शुगर की वजह से क्या प्रॉब्लम है। 2 घंटे बाद 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 2
आपका एक नई गाड़ी है, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी, उसमें हमने पेट्रोल की जगह ऑयल डाल दिया, डीजल डाल दिया, तो गाड़ी सही काम करेगी? नहीं करेगी। इसी तरीके से आपका ब्लड पॉइजनस हो जाएगा। ठीक है, पॉइजनस का मतलब क्या? या तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या शुगर बढ़ गई, तो वो ना कि सिर्फ दिल को डैमेज करेगा, आपके हार्ट को भी डैमेज करेगा, आपके ब्रेन को भी डैमेज करेगा, आपकी किडनीज को भी डैमेज करेगा, पेरिफेरल आर्टरीज को भी खराब करेगा। तो उस चीज़ को समझने की जरूरत है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उसको बचा सकती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे ईसीजी के ऊपर। देखो ईसीजी में बेसिकली प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको बेसिक नहीं पता होगी। हम आज की जो ईसीजी वर्कशॉप लेके चलेंगे ना, पहले उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल नॉन मेडिकल है। अगर कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल मेडिकल का नहीं है, वो भी उस चीज़ को समझ जाएगा कि वो भी ईसीजी देख के किस तरह समझ सकता है, बिल्कुल ही लेट रहा है। फिर उसके बाद हम मिडिल, एक जो नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट के लिए, फिर आखिर में हम प्रोफेशनल लेवल पे, और फिर आखिर में वर्कशॉप में मैंने बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रैक्टिस आपके लिए इसी चीज़ रखी ताकि आपको बिल्कुल बार बार एक चीज़ बार बार देखते हैं ना, आपको याद हो जाती है, बार बार लिखते हैं याद हो जाती है। ठीक है, उस तरह हम इस सेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, आज जो हमारा गोल है वो है कि सबसे पहले हम इसी चीज़ में मैं आपको हार्ट से रिलेटेड थोड़ी सी एनेटमी बताऊंगा मैं कि हार्ट की एनेटमी किस तरह होती है। एनेटमी के क्या मतलब है कि हार्ट का स्ट्रक्चर कितना होता है ना, हार्ट के क्या पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह काम कर रहे होते हैं, फिर उसमें ब्लड फ्लो किस तरह जा रहा होता है, करंट किस तरह सर्कुलेट, बिल्कुल बेसिक टर्म से कि अगर कोई नॉन मेडिकल बंदा है तो वो भी इस चीज़ को इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, फिर इसी चीज़ में कौन कौन सी वेव्स आ रही होती हैं, किस कॉन्ट्रैक्शन से क्या वेव्स बन रही होती हैं, उसके बारे में आपको बताएं। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपकी तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आखिर में जब क्वेश्चन आंसर सेशन देंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सुफियान सबको इसी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, मैंने एक सैंपल के तौर पे आप लोग को इसी चीज दी है। ठीक है, आप लोग शेयरिंग पे एक इसी चीज देख लीजिए ताकि हम जो बात करेंगे यहाँ पे तो वो आपको अपनी इसी चीज में भी नजर आएगा। एक टेक्स्ट पे देखो कम होगी ना, एक टेक्स्ट पे जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तो उसमें आपको जो है वो आपको पता चलेगा जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसी चीजें यहाँ पे कैसे नजर आ रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ईसीजी क्या है? ईसीजी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और जो रिलैक्सेशन हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिकली कैसे देख सकते हैं। ये आपको जो ईसीजी दी गई है इसके ऊपर इंक कौन सी इस्तेमाल हुई है, कोई बताएगा? डॉलर की इस्तेमाल हुई है, कंपनी की इस्तेमाल हुई है, किसी को पता है? ये जो ईसीजी है, ईसीजी के ऊपर कोई इंक इस्तेमाल नहीं होगी। ये हमारा पेपर जो होता है वो बर्न किया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली बर्न होता है, उसके ऊपर ही इमेज फॉर्म होती है। दिस इज नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ इंक। इसी वजह से ईसीजी आप देखें कि वो 6 महीने बाद डिसअपीयर हो जाती है। ये बहुत ही सेंसिटिव सिग्नल्स होते हैं जो हमारी ईसीजी पे आ रहे होते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो कि ईसीजी की मशीन उसको नोट करती है और पेज पर ऊपर बर्न करके प्रिंट की फॉर्म में हमें दे रही होती है। ठीक है, हर जो हमारा इवेंट होता है कार्डियक का वो एक अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक रखता है हमारी ईसीजी के ऊपर। दिल के ऊपर का हिस्सा, दिल के 4 खाने होते हैं, वो सबको पता होगा, नहीं पता होगा, दिल के 4 खाने, ऊपर के खाने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बंद हो रहे हैं और वो खुल रहे हैं, तो ईसीजी में क्या तब्दीली आएंगी। नीचे के हिस्से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब बंद हो रहे हैं और खुल रहे हैं तो क्या तब्दीली आएंगी, वो हम ईसीजी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आज हम जो ईसीजी में हम जो बात करेंगे उसमें जो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ों सिखाऊंगा। देखो ईसीजी के अंदर क्या है, हमें इसी देख के बता देता हूँ कि आप तुम्हारा पोटेशियम ज़्यादा है। ठीक है, हमें इसी देख के बता देता हूँ कि आपका कैल्शियम का प्रॉब्लम है। मैं इसी देख के बता देता हूँ कि दिमागी नस बढ़ गई है। वो हमेशा डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर साहब ईसीजी से कैसे बता? ईसीजी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज देख सकते हैं, रिसेंट हार्ट अटैक देख सकते हैं, प्रीवियस हार्ट अटैक देख सकते हैं, दिमाग की अगर नस फट गई है उसको देख सकते हैं, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि आज हमने ईसीजी वर्षों में बेसिक चीज़ें रखी हैं, बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इतनी बेसिक चीज़ें आपको जो आइडेंटिफाई करनी चाहिए ईआर के अंदर, आईसीयू के अंदर, वो आनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एरिथमियास, एरिथमियास का मतलब क्या होता है? दिल की धड़कन का वेग नहीं होता। ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया इंफार्क्शन मतलब हार्ट है, पेरिकार्डाइटिस मतलब दिल की सोजिश का हो जाना। ठीक है, चैम्बर ऑपरेटॉपी अगर कोई दिल का हिस्सा बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है, तो वो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज, जैसे कि किसी का पोटेशियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम है, कैल्शियम ज़्यादा है, कैल्शियम कम है, तो आप ईसीजी में कैसे देख सकते हैं। ठीक है, और दिल की धड़कन में ब्लॉक आ जाना कि दिल की धड़कन एक तरतीब वाइज नहीं चल रही है, उसमें ब्लॉक आ रहा। तो ये आज की बेसिक ईसीजी में हमारा जो टॉपिक है, हम ये मोटे मोटे टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है। तो देखिए ये जो है राइट एट्रियम, ये हमारा सीधी तरफ का ऊपर का हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं राइट एट्रियम, ठीक है। इसके अंदर ब्लड यहाँ से एंटर होता है, वो कैसे होता है वो मैं स्लाइड में दिखाऊंगा। और ये राइट एट्रियम का ब्लड, ये ट्राइकस्पिड वेल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान क्या होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व, मतलब ये सीधी तरफ के हिस्से का ऊपर और निचले हिस्से में एक दरवाजा लगा होता है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। उसके बाद ब्लड जो है वो हमारा यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लिम्स में जाता है और फिर वो आता है लेफ्ट एट्रियम, मतलब उल्टी तरफ के हिस्से में, ठीक है। कार्डियोसाइकिल में अगली साइकिल इसमें दिखाऊंगा। ये होता है हमारा उल्टी तरफ के ऊपर का हिस्सा लेफ्ट एट्रियम, ये ऊपर तरफ के राइट हिस्से को क्या कहते हैं, राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड के ऊपर कैसे को कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम। और ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से दिल में बीच में जो वेल्व होते हैं उसे कहते हैं मिट्रल वेल्व, ठीक है। ये चार चैम्बर्स हमारे हार्ट के होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है हमारी बॉडी में वो जाता है एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में, ठीक है। अब ये ब्लड का काम क्या कर रहा होता है, देखिए ये हमारी बॉडी में इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के जरिए राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आया, ठीक है। ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमारी बॉडी जब ब्लड यूज कर लेती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वो राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग में जाता है। लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस बाहर निकालते हैं, और फिर जैसे हम सांस खींचते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन के जरिए, और उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वेल्व, मिडल वेल्व ओपन होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड एओर्टा के जरिए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये हमारी एक लाइफ साइकिल है, इस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही है। हमारी बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ एओर्टा के जरिए, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, उसके बाद ब्लड ने का नाम क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। उसने ऑक्सीजन यूज कर ली, उसने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ली, और वो ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल के से पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग में गया, और लंग से फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए पंप होना शुरू। ये हमारी पूरी कार्डियक साइकिल चल रही होती है, ठीक है। ठीक है, इस डायग्राम में भी वो सेम चीज दिखाई गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट की लेयर्स की ना। हार्ट की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो बाहर की लेयर्स होती है उसे क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। जो मिडल लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम, ठीक है। ये हार्ट की एनाटॉमी होती है। 4 चैम्बर्स थे, उसके वेल्व से मैंने बता दी। अब हार्ट की एनाटॉमी में बाहर की लेयर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। उसके बाद हमारे हार्ट में 3 किस्म के पेसमेकर बेसिकली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कैसे हैं, एसए नोड, एवी नोड और वेंट्रिकल सेल्स, जिससे इस डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारा मेन पावर हाउस है, जो कि इलेक्ट्रिक, जैसे हमारे कराची में के इलेक्ट्रिक है ना, वहाँ से बिजली चलती है, फिर डिफरेंट चैम्बर्स में जाती है। ये हमारा मेन पावर हाउस है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसे कहते हैं एसए नोड। ये एसए नोड से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ की, एवी नोड, और फिर नीचे बरपेंडी फाइबर में सप्लाई होता है। ये अगर नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा होगा तो उसका फायदा क्या होगा, नीचे वाला कॉन्टैक्ट करके ऊपर वाला कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। अगर हार्ट हमारा ऐसा चल रहा होता है, ये ऊपर का कॉन्टैक्ट करेगा फिर नीचे का, ये ऊपर का, ये ऐसे से नहीं चलता, ये एंटीरियर कॉन्टैक्ट करेगा फिर वेंट्रिकल, फिर एट्रिया, वेंट्रिकल। ये बहुत ही माइन्यूट सेकंड से डिफरेंशिएट होता है ना, लेकिन ये नॉर्मल एकदम चल रहा होता है, ठीक है। क्लियर। तो ये ऐसे नोड से करंट आया, वो क्या हमारे पास एवी नोड है और फिर बरपेंडी फाइबर, इस तरह मैकेनिज्म चल रहा होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम नोट करते होते हैं। मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया कि यहाँ से ऊपर करंट आया, उसके बाद एवी नोड पे गया, एवी नोड से फिर वो नीचे आया। ये साथ साथ देखें ईसीजी बनती है, जब ईसीजी में क्या है कॉम्प्लेक्स है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये इसके साथ हमने एल्गोरिथम बनाया कि देखो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, नॉर्मली जब ऊपर के एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये होती छोटी सी एक ई वेव, ये जो बन रही है क्या है, ये ई वेव। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो आखिरी ई वेव फॉर्म होती है। अब इसमें परेशान नहीं होने, मैं सब चीज़ आराम से बताऊंगा, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डायग्राम बनाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके।
ठीक है। इसके साथ साथ हमारे हार्ट में हमने क्या बताया, 4 चैम्बर बताए, फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताई, फिर हार्ट की लेयर्स बताई। अब हम क्या बता रहे हैं कि हार्ट को अपनी भी तो सप्लाई चाहिए जिंदा रहने के लिए। वो क्या होता है, हार्ट में एक मेन आर्टरी आती है, उसके बाद फिर वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है ना। राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये पता होना क्यों जरूरी है कि देखो हर आर्टरी को अगर हम एंजियोग्राफी करने जा रहे हैं ना, तो हमें ईसीजी देख के पहले ही पता होगा कि हमारी कौन सी आर्टरी ब्लॉक है। एक पेशेंट है, उसकी हमने एंजियोग्राफी की, उसकी तो 3 आर्टरी ब्लॉक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसकी अभी कौन सी आर्टरी खोलनी है? वो कैसे पता चलेगा? ईसीजी देख के कि कौन से लेवल पे एमआई हुआ है, कौन से लेवल पे हार्ट अटैक हुआ है। जो कल्प्रिट आर्टरी होगी हम सिर्फ उसी को पकड़ेंगे। एक घर में 4 चोर रहते थे, लेकिन चोरी सिर्फ एक बंदे ने की, तो अभी सजा सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी आर्टरी होती है? लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, उसके बाद फिर राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये 3 आर्टरीज के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सी आर्टरी कौन सा हार्ट अटैक कराती है हम आगे बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब जो हमने नॉर्मल टर्म में क्या किया कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। अब मेडिकल टर्म में इसको क्या कहते हैं? हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने को, ठीक है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने को मतलब बंद होने को है मेडिकल टर्म में कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। और जब वो रिलैक्स करता है हार्ट तो क्या कहते हैं हम? रीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी मसल एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल चेंजेस कॉल्ड डीपोलराइजेशन, ठीक है। और रीपोलराइजेशन क्या होता है? रिकवरी ऑफ द रिलैक्सेशन। जैसे ही हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब जो ईसीजी लीड्स होती हैं हमारे पास, कुछ हम लिम्ब लीड्स लगाते हैं, ठीक है, और हम कुछ चेस्ट लीड लगाते हैं। कैसे कैसे लगाते हैं आगे डिटेल में बात करेंगे। बस ये पता होना चाहिए कि 3 लिम्ब स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स होती हैं, 3 ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स होती हैं और 6 प्री-कॉर्डल लीड्स होती हैं, ठीक है। अब ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, ठीक है। राइट हैंड में हमारे पास जो लीड्स होती हैं, अभी हमने ईसीजी की मशीन भी मंगवाई है, वो आएगी कि जो राइट जो लिम्ब लीड्स होती है उसको हम राइट हैंड पे लगाते हैं, लेफ्ट हैंड में हम येलो कलर की लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर दिखाया कि राइट हैंड में यहाँ पे हम हाथ के पास रेड रंग की लगाएंगे, लेफ्ट में हम लगाएंगे येलो कलर की, और ब्लैक कलर की यहाँ पैर पे लगाते हैं हम, क्योंकि और फिर लेफ्ट पे हम ग्रीन कलर की लगाते हैं। ये होती है लिम्ब लीड्स, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। राइट हैंड पे कौन सी लगाएंगे? आर फॉर राइट और आर फॉर रेड। लेफ्ट, ठीक है, येलो येलो लेफ्ट, येलो लेफ्ट, येलो लेफ्ट, ठीक है। और राइट फुट पे कौन सी लगा रहे हैं हम? ब्लैक कलर की लीड लगा रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट पे कौन सी लगा रहे हैं? ग्रीन कलर। ये लिम्ब लीड्स होती हैं जो कि हम लगाते हैं ताकि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन सके, ठीक है। इससे मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ये लीड लगाने का फायदा क्या होता है कि हमारे पास एक एक्सिस बन जाता है, क्योंकि ये करंट एक्टिविटी है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ताकि हमारे पास एक एक्सिस की फॉर्म में बन जाए कि हमारा नॉर्मल एक्सिस कितना होता है। नॉर्मल एक्सिस जो होता है वो +90 से -30 के दरमियान में कैसे नॉर्मल एक्सिस आ रहा है, ठीक है। इसमें राइट एक्सिस और लेफ्ट एक्सिस कैसे कैसे होता है मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। ये 3 चीजें पढ़ रहे हैं, उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रही तो नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जो मैंने बात की थी ना कि हमने राइट हैंड में कौन सी लगाई थी? रेड। लेफ्ट हैंड में कौन सी लगाई थी? येलो। राइट फुट पे कौन सी लगाई थी? ब्लैक। लेफ्ट फुट पे कौन सी लगाई थी? ग्रीन। ये 4 लीड लगी। उसके बाद हमने 6 जो होती हैं वो चेस्ट लीड लगाई जाती हैं ईसीजी करने के लिए। पहली लीड जो होती है V1 जिसे हम कहते हैं, वो हम कहां लगाएंगे? 4th इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। अब ये जो बीच की हड्डी होती है, ये देखें जो बीच की हड्डी, इसे हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। यहां से ऊपर से हम ये काउंट करेंगे फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, वो जो हमारे रिब्स हैं इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस, इसमें हमने कौन सी लीड लगाई है? V1। ये देखो यहां पे लगा दी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रिब्स हैं, इसके दरमियान का जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। और जो बीच की हड्डी जो नजर आती है, सॉरी, ये जो बीच की हड्डी नजर आ रही है इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। ये होती है ऊपर क्लेविकल, ठीक है, ये स्टर्नम है बीच में, और ये बीच में जो स्पेसिस है इसे कहते हैं स्टर्नम। अगर मैं कहूं राइट इंटरकोस्टल स्पेस 4 तो ये राइट साइड की आ जाएगी, और मैं कहता हूं लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस 4 की लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो लीड 1 हमने कहां लगाई? 4th इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड ऑफ द स्टर्नम। फिर लीड 2 कहां लगाएंगे हम? 4th इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। देखो लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, बिल्कुल उसके सामने। V1 लगाई, V2 लगाई। उसके बाद फिर हम V4 लगाएंगे, V3 नहीं लगाएंगे,
V4 का लगाएंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। देखो ये हड्डी कौन सी थी, ये क्लेविकुलर थी, इसकी मिड लाइन में हमने कौन सी रीड लगाई है, ये V4 लगाई। V4 लगाने के बाद हम V2 और V4 के बीच में हम V3 लगाते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। V1 V2 लगाने के बाद कौन सी रीड लगाएंगे, V4 कहां लगाएंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, और उसके दरमियान हमने क्या लगाई, V8 V3 लगाई, ठीक है। उसके बाद V5 का लगाते हैं एट द लेवल ऑफ द एंटीरियर एक्सियल लाइन, ये हमारा एक्सियल होता है, ये जो पार्ट होता है क्या होता है, एक्सियल होता है। इसकी हम फ्रंट लाइन पे बिल्कुल, तो इसमें लगाएंगे V5 और मिड एक्सियल लाइन, ये जो एक्सियल की जो मिड पोर्शन आता है उसमें हम कौन सी लगाते हैं, V6 लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं, एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, लेटरल साइड पे। तो देखो ये हमने फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में यहां क्या लगाई, सब देखो V1, यहां क्या लगाई V2, फिर V2 के बाद हमने कौन सी लगाई V4, और बीच में कौन सी लगाई V3, उसके बाद हमने मिड क्लेविकुलर लाइन में कौन सी लगाई थी V5, और मिड एक्सियल लाइन में कौन सी लगाई V6। ये ईसीजी की रीड लगाना, देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरा विजिट होता है, जो ज्यादातर अपने कार्डियक पेशेंट नहीं आते, ईसीजी करना ही नहीं आते, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। पढ़ना तो दूर की बात, अभी हमारे बहुत ही करीबी एक रिलेटिव से उनकी डेथ हुई, वो एक हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा कि ईसीजी किसी को करनी नहीं, एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे आईसीयू भी है, ईआर के अंदर कोई बंदा जिसको ईसीजी करनी नहीं, ईसीजी करना तो मैं समझता हूँ हर शख्स को आनी चाहिए, जो आपका हॉस्पिटल का जरूरी का स्टाफ है, जो भी आपका एम्प्लॉय है, एवरीवन नोज, अगर वो हॉस्पिटल से रिलेटेड बंदा है उसको ईसीजी करनी आनी चाहिए ना, इमरजेंसी में हर चीज की, ये कोई मुश्किल चीज है करना। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल की हर शख्स से ईसीजी करवाने की हम प्रैक्टिस करवाएंगे इन दी एंड में, ये अभी से मैं थ्योरेटिकल बता, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ईसीजी करने का तरीका है कि अगर नॉर्मल ईसीजी करनी है तो किस तरीके से करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। V1 का लगाई हमने राइट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, V2 का लगाई लेफ्ट साइड के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिर क्या लगाई हमने V4 लगाई, कहां लगाई V4 हमने फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन, उसके बीच में हमने क्या लगाई V3 लगाई, फिर एंटीरियर एक्सियल लाइन में हमने कौन सी लगाई V5, और मिड एक्सियल लाइन में V6। ये एक नॉर्मल ईसीजी करने का तरीका है जो कि सबको आना चाहिए। ये लीड लग गई, लिमिट्स क्या लगाई थी हमने, राइट हैंड में क्या लगाया था रेड, लेफ्ट हैंड में क्या लगाया था येलो, राइट लेग में क्या लगाया था, लेफ्ट लेग में क्या लगाया था, आगे कितना सिंपल है। तो पहले ईसीजी करना तो आना चाहिए, देखिए बड़े लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कहते हैं ईसीजी देखनी आती, डॉक्टर साहब पहले कर तो बता दें, खाना करने नहीं आती, यार उनको स्टाफ करता था, हमने की डॉक्टर्स की भी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि हम ये काम करते हैं, हमें तो ये बनी बनी मिल जाती है ईसीजी ना, बाद दफा स्टाफ नहीं होता वहां पे, तो डॉक्टर्स को भी आनी चाहिए, ठीक है पहले। अच्छा अब ये तो एक नॉर्मल ईसीजी है जो हम करते हैं, बाज दफा कंडीशंस में आप ईसीजी में देखते हो कि इंफीरियर वॉल एमआई है, मतलब निचले दर्जे का हार्ट अटैक, इंफीरियर वॉल एमआई में राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, ये सब डिटेल में आगे बताऊंगा। अगर कभी भी आप देखें कि ईसीजी में इंफीरियर वॉल एमआई है, कौन सा है इंफीरियर वॉल एमआई, तो उस पेशेंट की आप राइट साइडेड ईसीजी भी करेंगे और पोस्टीरियर ईसीजी भी करेंगे, क्यों देखने के लिए कि इसको साथ में राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन भी है, और अगर पोस्टीरियर वॉल एमआई है तो साथ में क्या इसकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी तो इन्वॉल्व नहीं है। पोस्टीरियर वॉल एमआई में मोस्टली कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तीन आर्टरीज मैंने बताई थी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो अगर पेशेंट को आपने देखा कि इंफीरियर वॉल एमआई है तो उसी वक्त एक्सक्लूड करना है कि कहीं इसको साथ साथ पोस्टीरियर वॉल एमआई या राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन तो नहीं है। सबसे पहले अगर आपने नॉर्मल ईसीजी करनी और इंफीरियर वॉल एमआई देखा तो आपने राइट साइडेड ईसीजी करनी है। ये वो चीज है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती ना, लेकिन ये भी बिल्कुल एक बेसिक टर्म है। इससे करने का फायदा क्या है, आपको रिस्क बढ़ जाता है। एक नॉर्मल एमआई की जो मॉर्टिलिटी है और पेशेंट को उसका राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन है, तो आप बताओगे भाई मैं एंजियोग्राफी तो करने जा रहा हूँ, लेकिन आपका पेशेंट ऑलरेडी हाई रिस्क है, एक बात। और दूसरी सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात जो है ना, कभी भी हार्ट अटैक के मरीज को हम नॉर्मल साइन पानी देंगे, नॉर्मल साइन देते नहीं देते। अगर किसी भी पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई के साथ राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन आ रहा है तो आप उसको नॉर्मल सलाइन देंगे, मतलब उससे पानी अटैच करेंगे ताकि उसका आरबी का वॉल्यूम बढ़े और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी हार्ट अटैक के मरीज को नॉर्मल सलाइन देने की जरूरत नहीं ना, हम एसीज देते हैं, स्टार्ट देते हैं, डिस्प्रिन देते हैं, लोफ्रेट देते हैं, इनफ्लेक्ट देते हैं,
लेकिन नॉर्मल स्टैंड को नहीं देते। ये एक वाहिद इंफार्क्शन है आर्मी इंफार्क्शन जिसमें हम फौरन पेशेंट को नॉर्मल स्टैंड टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब राइट साइड ईसीजी करने का बिल्कुल सेम तरीका है जो हमने लेफ्ट साइड ईसीजी की, उसका मिरर इमेज है। कैसे कि हमने जो V1 लगाई थी वो कहाँ लगाई थी, V1 का लगाई थी हमने राइट पे ना, तो लेफ्ट साइड ईसीजी करने में V1 हमारी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, V1 कहाँ आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, और जो V2 राइट साइड पे थी वो कहाँ चली जाएगी लेफ्ट साइड पे। और उसके बाद जो हमने डिवीजन राइट साइड लेफ्ट साइड पे की थी वो सारी से डिवीजन हमारी राइट साइड पे हो जाएगी। वैसे ही हम V4 लगाएंगे मिड क्लेविकुलर लाइन में, फिर उसके बीच में हम V2 V3 लगाएंगे, फिर V5 लगाएंगे हम एंटी एक्सिल लाइन में, और V6 लगाएंगे हम मिड एक्सिल लाइन में। जो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड की सीरीज बनाई थी वो सब हम कैसे बनाएंगे, राइट साइड पे बनाएंगे। क्लियर है, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, ठीक है ना। मजा नहीं आएगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ बुक में इतनी डिटेल लिखी नहीं है लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल में, बिल्कुल उर्दू में आसान अल्फाजों में, ज़्यादा मेडिकल टर्म भी यूज नहीं करता ताकि आप लोग क्लियर हो सके ना, ठीक है। तो देखो जैसे हमने लेफ्ट साइड ईसीजी की थी उसी का हमने मिरर इमेज, चल जा भाई, उसी का हमने राइट साइड ईसीजी की, ठीक है। तो राइट साइड ईसीजी में क्या किया, V1 यहाँ लगी थी, अब V1 यहाँ लगा, जो V2 यहाँ लगी थी वो यहाँ लगा, ठीक है। तो V1 यहाँ आएगी, V2 यहाँ आएगी, फिर वैसे ही V4 आएगी, V3 उसके बीच में आएगी, V5 और V6, ये हमारा राइट साइड ईसीजी होगा, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन जो नहीं, क्लियर है। अब हम करते हैं पोस्टीरियर ईसीजी। पोस्टीरियर ईसीजी का क्या तरीका होता है कि हम पेशेंट को V1 V2 V3 जैसे यहाँ पे लगाई थी वैसे लगाएंगे, V1 V2 V3 जैसे हमने नॉर्मल लगाई थी वैसे लगाएंगे, और जो ये V5 V6 V7 थी ना, V4 V5 V6 थी, वो क्या बन जाएगी V7 V8 और V9, उसको नाम दे देंगे हम V7 V8 और V9। जो हमारी V4 V5 V6 थी वो क्या बन गई पोस्टीरियर ईसीजी में V7 V8 और V9। इसको हम कैसे करेंगे कि जो V4 थी हमारी वो हम लगाएंगे पोस्टीरियर एक्सियल लाइन, ये हमारी पोस्टीरियर एक्सियल लाइन, ठीक है। V7 ये गलत किसी लिखा, V7 कहाँ लगेगा, ये पोस्टीरियरली एक्सिलरी लाइन में। ये पहले कहाँ लगा हुआ था, मिड क्लेविकुलर लाइन में लगा था, याद है। V4 कहाँ लगाया था हमने, मिड क्लेविकुलर लाइन में लगाया था। अब कहाँ लगा रहे हैं हम, पोस्टीरियरली एक्सिलरी लाइन में, ठीक है। ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन है, यहाँ पे हमने V7 लगाया, और टिप ऑफ स्कैपुला के पास हम लगाएंगे V8, और जस्ट लेफ्ट टू द स्टर्नम हम लगाएंगे V9। बाकी तीनों लीड कहाँ लगी थी, V1 V2 V3 वहीं लगी थी, लेकिन पोस्टीरियर ईसीजी में हमने V7 V8 और V9, ठीक है, वो हमने पीछे लगा दिया। ये हमारी पोस्टीरियर ईसीजी होगी। इससे क्या पता चलेगा कि पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई के साथ साथ कहीं पोस्टीरियर वॉल एमआई तो नहीं है। अगर एक हार्ट अटैक के साथ दूसरा हार्ट अटैक आ रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है, पहला कि आपको पता चल गया कि पेशेंट हाई रिस्क है, दूसरा कि जरूरी नहीं है कि कल्प्रिट आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी हो, हमें एंजियोग्राफी में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी खोलनी पड़ सकती है और वही कल्प्रिट भी निकल सकती है, ठीक है। आपको गाइड मैनेज होगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम किधर है, ठीक है। जब ये स्टैंडर्ड इससे पता नहीं चलता हमें, किससे, राइट साइड और राइट साइड ईसीजी से आपको राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्ट पता चलेगा, पोस्टीरियर वॉल इंफार्क्ट आपको पोस्टीरियर साइड ईसीजी पता चलेगा, ठीक है। उसका कैसे क्राइटेरिया होता है मैं ईसीजी में दिखाऊंगा, ठीक है। एसटी एलिवेशन वही लीड, उन्हीं लीड का नाम हमने चेंज कर दिया ना। ये लीड यहाँ लगाई थी, पोस्टीरियर वाला में कंफ्यूजन है, वो तीन लीड यहाँ लगाई थी और तीन लीड यहाँ लगी, अब वो तीन लीड यहाँ नहीं लगा रहे, अब हम पिछले साइड पे लगा रहे हैं, क्या देखने के लिए, पोस्टीरियर वाला में, ठीक है। क्लियर है सबको। देखो जितनी भी चीजें ना ये हम बार-बार आते हैं, रिपीटिशन मैंने डाला है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, ठीक है। इन दी एंड कोई समझ नहीं आएगा, मैं क्लियर करने आपको नहीं जानना, ठीक है। अच्छा सर, ये डेट के लिए स्पेसिफिक तो नहीं है कि आईसीएस पे लगाना है, स्पेसिफिक है ना, बता तो रहा हूं मैं, सिर्फ वो लेवल लेकिन वो फिफ्थ में जाना है आपने, पोस्टीरियर साइड पे चले जाना है। जैसे ये V5 V6 स्टैंडर्ड की बात करो सर, हां ये तो स्टैंडर्ड पे आपने फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ना, ये तो सर, लेकिन V5 एंड V6 इसकी कोई आईसीएस स्पेसिफिक नहीं है, उसी लाइन में जाना है। देखो ये देखो ये वो आपने देखना है कि लोकेशन सामने की कौन सी है और आपने रखना है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, देखो ये चेंज नहीं होता इंटरकोस्टल स्पेस, ये आता है मिड क्लेविकुलर लाइन, दिस एंटीरियर एक्सियल लाइन और ये मिड एक्सियल, क्लियर।